इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े महल को दिखाते हुए, जिसके चारों तरफ कई सारे गार्ड खड़े होकर पहरा दे रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि महल में कोई कीमती चीज है जिसकी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई थी। तभी अचानक उन सारे गार्ड के पास एक ऊंट भागता हुआ आता है। उस ऊंट के पीछे तो ड्रेजल नाम का एक आदमी बंधा हुआ था, जो कि काफी घायल अवस्था में उस जगह पर आता है। सारे गार्ड्स ड्रेजल से पूछने लगे थे कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारी हालत किसने की। ड्रेजल बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ सिर्फ एक ही वर्ड कहता है, स्कॉर्पियन किंग। जिसके तुरंत ही बाद मैथ्यूज नाम का एक योद्धा उनके पीछे आ चुका होता है, जिन्होंने गार्ड से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। ड्रेजल भी अब उनकी मदद कर रहा था गार्ड्स को खत्म करने के लिए। तब जाकर हमें पता चला कि मिथायस और ड्रेजल एक साथ है और ये उन दोनों का प्लान था सारे गार्ड्स को खत्म करके आगे बढ़ने का। दरअसल बात ये होती है कि उन्हें यहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा गया था, जिससे कि वो एक बहुत ही बड़े राजा की काफी कीमती चीज यहाँ से चुरा कर लेकर आए। अब ड्रेजल और मैथ्यूज तो काफी बहादुरी दिखाते हुए महल के अंदर तो चले गए थे, लेकिन ड्रेजल जैसे ही मेन चैम्बर के अंदर पहुंचता है तो उसे लगने लगा कि हम वो कीमती चीज ले लेंगे। लेकिन अचानक से सामने की तरफ कई सारे नुकीले वेपन्स घूमने लगे होते हैं, जो कि यहाँ पर एक ट्रैप बनाया गया था। ये ट्रैप इसीलिए होता है ताकि कोई भी घुसपैठिया यहाँ आकर वो कीमती चीज ना ले सके। लेकिन अब मैथ्यूज और ड्रेजल दोनों दिमाग से काम लेते हैं और उन सारे वेपन की मूवमेंट को नोटिस करते हैं। उसी हिसाब से वो अपने सारे कदम बढ़ा रहे थे और लगातार अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। अब लगातार ट्रेवल करते हुए वो एक डायमंड के पास पहुंच जाते हैं। ये तो एक स्टोन के ऊपर डायमंड लगा हुआ दिखाई देता है, जिसकी काफी ज्यादा कीमत होती थी। और मैथ्यूज जो अपने साम्राज्य के राजा, जिनका नाम ज़ैकॉर होता है, उनके लिए काम करता था। उन्होंने ही मैथ्यूज और ड्रेजल को ये मिशन दिया होता है, जो कि राजा एल्केमिन के महल में जाकर ये प्रीशियस सामान लेकर आ जाए। उस डायमंड को देखते ही ड्रेजल मैथ्यूज को बताने लगा था कि ये कोई नॉर्मल डायमंड नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी खतरनाक शक्तियां मौजूद हैं, जिससे कि पर्टिकुलर इंसान को काफी सारी पावर्स मिल सकती थी। ये नेचुरल पावर्स काफी यूनिक होती हैं, जो किसी भी नॉर्मल इंसान के पास मौजूद नहीं होती। इसीलिए इस पूरी जगह को काफी सिक्योरिटी के साथ रखा गया था। अब मैथ्यूज ड्रेजल को कहने लगा कि तुम इसे उठाकर इसके जगह पे कुछ दूसरी चीज रख दो, जिससे कि अगर इसके पीछे कोई भी ट्रैप लगा होगा तो हम उससे बच सकते हैं। ड्रेजल तो अब जैसे ही उस प्रीशियस डायमंड को उठाता है और उसकी जगह पर दूसरी चीज रखता है, तो अचानक से उनके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा पिंजड़ा नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से अब मैथ्यूज और ड्रेजल दोनों ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ड्रेजल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार इतने बड़े पिंजड़े में से बाहर कैसे निकलेगा। तभी मैथ्यूज ने अपने एक खंजर की मदद से रस्सी बांध दी और बाहर की तरफ फेंक कर उसे खींचने लगा। मैथ्यूज ने तो पिंजड़े को एक ऐसे कोने पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसके नीचे से वो दोनों बाहर निकल सकते थे। वो दोनों जैसे ही एक एक करके निकलते हैं, तभी उनके सामने कुछ सिपाही आ गए थे उन्हें रोकने के लिए। मैथ्यूज तो अब उन्हें रोकने के लिए लगातार फाइट करने लगा था, ताकि उन्हें कोई डैमेज ना पहुंचे। हालांकि वो दोनों मिलकर सारे सिपाहियों को तो हरा देते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है उन सारे सिपाहियों के लीडर की, जो कि काफी ज्यादा बहादुर और ताकतवर दिखाई दे रहा था। हालांकि वो दोनों उस लीडर से फाइट तो कर रहे थे, लेकिन वो लीडर उनके ऊपर भारी पड़ने लगा। तभी ड्रेजल और मैथ्यूज मिलकर एक रस्सी से उसे बांध देते हैं और उसे मारने लगते हैं। ड्रेजल ने तो मैथ्यूज को कह दिया था कि मैं इसे संभालता हूँ, तब तक तुम उस डायमंड को मुझे दे दो। वो डायमंड पूरी तरीके से सेफ रहना चाहिए और गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। मैथ्यूज जो एकदम भोला बाला था, वो तो पिंजड़े के अंदर चला गया उस डायमंड को देने के लिए, और अब वो डायमंड ड्रेजल के पास होता है, जिसके अगले ही मोमेंट में उसने एक बहुत ही बड़ी खंबे को नीचे गिरा दिया, जो सीधा पिंजड़े के ऊपर गिर जाता है और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। यानी कि ड्रेजल ने मैथ्यूज को बेवकूफ बना दिया और अब वो प्रीमियम डायमंड लेकर मैथ्यूज को वहीं फंसाकर चला गया। ड्रेजल का शुरुआत से यही प्लान होता है और वो अपने प्लान में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था। मैथ्यूज को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से वहां से बाहर निकला और अपने साम्राज्य की तरफ आ गया। राजा ज़ैकॉर के सामने मैथ्यूज ने सारी बातें बताई कि कैसे ड्रेजल ने उन्हें धोखा दिया और अब उसके पास वो डायमंड मौजूद है। मैथ्यूज ने तो राजा ज़ैकॉर को सारी बातें बता दी थी कि किस तरीके से ड्रेजल ने मुझे बेवकूफ बनाकर वो डायमंड अपने हाथों में ले लिया। वो मुझे फंसाकर बुरी तरीके से वहां से भाग गया था। चौंकाने वाली बात ये होती है कि राजा ज़ैकॉर को पहले से ही पता था कि ड्रेजल धोखा देगा। तब जाकर ज़ैकॉर मैथ्यूज को उस राजा के बारे में बताते हैं जिसकी ये डायमंड थी, यानी कि राजा एल्केमेन की। एल्केमेन एक बहुत ही बुरा राजा था, जिसने कि अपने सारे शत्रुओं और सारे दोस्तों को मिलाकर आसपास की सारे साम्राज्य को जीत लिया। और वो प्रीमियम डायमंड उसने बहुत ही मेहनत से बनाया होता है, जिसके अंदर काफी डार्क एनर्जीज थी। और अब राजा ने मैथ्यूज को बता दिया था कि ड्रेजल ने जो डायमंड चुराया है, वो उसने हमारे पड़ोस वाले साम्राज्य यानी कि राजा यानी के कहने पर किया है।
और जहाँ तक मुझे लगता है कि ड्रेजल और यानिक मिलकर चाहते हैं कि वो डायमंड की पूरी पावर्स को अपने लिए यूज करें, और अगर ऐसा जरा भी हुआ तो हमारा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता था। इसीलिए अब मैथ्यूज राजा ज़ेकोर से कहता है कि आप मुझे परमिशन दीजिए कि राजा यानिक और ड्रेजल दोनों को मारकर वो डायमंड वापस लेकर आ जाऊं, और ये करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ड्रेजल ने मुझे धोखा दिया है। राजा ज़ेकोर ये बिल्कुल चाहते थे कि वो डायमंड उन्हें मिल जाए, लेकिन उनका मानना था कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वो मैथ्यूज को सारी जानकारी देते हैं कि कैसे तुम्हें दूसरे साम्राज्य में जाकर शांति से सारी चीजें करनी है और उस डायमंड को अपने पास लेकर आना है। बहुत ज्यादा समझाते हुए सारी प्लानिंग करने के बाद अब मैथ्यूज रेडी हो चुका था दूसरे साम्राज्य में जाने के लिए। उसने अपने साथ सारे सामान ले लिए होते हैं और घोड़े की मदद से निकल पड़ा था अपनी लंबी जर्नी के लिए। अब हमें उस दूसरे राज्य का राजा जिसका नाम यानिक होता है वो दिखाया जा रहा था, जिसके सामने ड्रेजल आ जाता है वो डायमंड लेकर। राजा यानिक तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि ये प्रीमियम चीज अब उनके पास है। उसने तुरंत ही ड्रेजल से वो डायमंड की चीज ली और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। राजा यानिक बताते हैं कि वो डायमंड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर मौजूद एक बहुत ही प्रीमियम चाबी थी जो कि कई सारी नेचुरल शक्तियों को अनलॉक कर सकती है, और यही चाबी वो शुरुआत से ढूंढ रहा था। यानी कि अब चाबी राजा यानिक के पास है जो कि उसे यूज करके काफी पावरफुल हो जाएगा। वहीं अब हम साम्राज्य के अंदर देखते हैं तो मैथ्यूज अब अंदर आ चुका था, जो कि चारों तरफ घूमकर राजा यानिक से मिलने के लिए कहता है। वो तो अब एक पब के अंदर आ चुका था जहाँ कई सारे लोग मौजूद थे। मैथ्यूज अब उनमें से एक मोटे आदमी से पूछता है कि आखिरकार मुझे राजा कहाँ मिलेंगे। वो सारे लोग भले ही एकदम शरीफ दिख रहे थे, लेकिन वो मैथ्यूज को एकदम स्ट्रेंजर समझकर उसे छेड़ने लगे थे। तभी वो सारे लोग कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें राजा से मिलना है तो सबसे पहले हमें हराना होगा। राजा यानिक इस तरीके से किसी से भी नहीं मिलते, और अब उन लोगों ने बिना पूछे मैथ्यूज के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मैथ्यूज को चोट पहुंचे और वो यहीं पर मारा जाए। पर उन सभी को क्या पता था कि मैथ्यूज एक बहुत ही बड़ा योद्धा है। पर सबसे फनी बात ये थी कि वो सारे लोग जो भी थे उन्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैथ्यूज तो उन्हें बिना हाथ लगाए ही उनके वार को रोक देता है और उन्हीं के ऊपर हमला करता है, जिससे कि सारे लोग एक दूसरे से लड़ते हुए काफी कमजोर हो जाते हैं। मैथ्यूज ने तो एक के बाद एक सभी को पछाड़ दिया था और अब उसका रास्ता एकदम क्लियर होता है, लेकिन देखते ही देखते साम्राज्य के सभी लोग इकट्ठा हो गए। अब इतनी ज्यादा क्वांटिटी देखकर मैथ्यूज ने तो सोच लिया था कि वो इनसे झगड़ा नहीं करने वाला, क्योंकि राजा ने उससे यही कह के भेजा था कि तुम्हें फाइट नहीं करनी बल्कि शांति से काम लेना है। इसीलिए अब उनके कहने पर मैथ्यूज उनके रूल्स को फॉलो करता है और उसे एक जेल में बंद कर दिया जाता है। मैथ्यूज जिस जेल के अंदर मौजूद था उसके ठीक साइड में वेलिना नाम की एक लेडी भी मौजूद होती है। दरअसल वेलिना वो लेडी थी जिससे कि ड्रेजल शादी करना चाहता था, और वो भी जबरदस्ती। वेलिना इसीलिए चाहती थी कि वो इस जगह से कहीं दूर भाग जाए जिससे कि वो ड्रेजल से शादी न कर सके। मैथ्यूज भी वेलिना की सारी बातें सुन रहा था और वो समझता भी है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस जगह पर ड्रेजल आ गया, जो मैथ्यूज को इस तरीके से उसके साम्राज्य में देखकर काफी गुस्सा होता है। उसने तुरंत ही मैथ्यूज को उठाया और अपने सैनिकों की मदद से एक चेंबर में बंद कर दिया और उसके ठीक नीचे से काफी सारी आग लगा दी। यानी कि वो मैथ्यूज को टॉर्चर कर रहा था और अब लगातार उससे पूछता है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ चुके हो और तुम्हारा मकसद क्या है। तभी मैथ्यूज ड्रेजल को सिंपल बात बताता है कि मैं अपने राजा ज़ेकोर के कहने पर इस साम्राज्य में शांति का प्रतीक लेकर आया हूँ और मुझे शांति से बातें करके सारी डीलिंग करनी है। ये चीजें सुनने के बाद मैथ्यूज को बाहर निकाल दिया जाता है। इतने समय में मैथ्यूज का पीछे वाला हिस्सा काफी जल चुका था और उसे काफी दर्द भी हो रहा होता है। अब राजा ज़ेकोर ने जो लेटर दिया था और जो शांति का प्रतीक होता है उसके ऊपर राजा यानिक ने सिग्नेचर करके उसे कंफर्म कर दिया, यानी कि उनकी तरफ से भी कोई भी वायलेंस नहीं होगा। अब अचानक राजा यानिक जब जा रहे थे तो उनकी बॉडी पर काफी सारे स्कॉर्पियंस आ चुके थे। वो स्कॉर्पियंस बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं जिन्होंने राजा यानिक की तबीयत खराब कर दी। दरअसल ये स्कॉर्पियन और किसी ने नहीं बल्कि ड्रेजल ने ही उनके ऊपर छोड़े होते हैं, क्योंकि ड्रेजल का विजन था कि वो राजा यानिक को भी खत्म करके उसका थ्रोन अपने हाथों में ले ले, जिसके बाद वो इस पूरे साम्राज्य का नया राजा बन जाएगा और पूरी तरीके से राज भी करेगा। ड्रेजल तो शुरुआत से यही चाहता था, इसीलिए उसने ग्रास रूट लेवल से काम करना स्टार्ट किया था। और अब तो मैथ्यूज को भी उसके इस डार्क प्लान के बारे में पता चल चुका है। अब यहाँ राजा यानिक काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और जहर के कारण मरने वाले होते हैं। उन्हें ये पता चल चुका था कि ड्रेजल कितना ज्यादा हत्यारा है और उसने उसे ही धोखा दे दिया। इसीलिए अब राजा अपने आखिरी समय में वो यूनिक चाबी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी उसे ड्रेजल को देने के बजाय वो मैथ्यूज को ही दे देते हैं, जिसके तुरंत ही बाद राजा वहीं पर अपना दम तोड़ दे रहे थे। ड्रेजल को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती, इसीलिए उसने अपने सैनिकों को बुला लिया ताकि वो मैथ्यूज से वो चाबी ले सके। पर मैथ्यूज उन सारे सैनिकों
मैक्सिको से लड़ाई करने लगता है क्योंकि उसका मिशन यहीं पर खत्म हो सकता था अगर वो इस चाबी को अपने राजा ज़ेकोर को दे दे। उसे जल्द से जल्द इस जगह से जाना होता है, इसीलिए वो सारे सिपाहियों को मारकर वहां से भागने लगा। मैथ्यूज के हाथ में अब वो यूनिक चाबी होती है जिसे लेकर वो भाग ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने वेलिना आ जाती है और उन दोनों की टक्कर हो गई थी। दरअसल वेलिना भी इस जगह से भागना चाहती थी क्योंकि वो ड्रेजल से शादी नहीं करना चाहती है। मैथ्यूज और वेलिना एक ही साथ बाहर निकल रहे थे, इसीलिए मैथ्यूज उसकी मदद करता है और अपने घोड़े पर बिठाकर फॉरेस्ट के बीच में लेकर आ जाता है। फिलहाल के लिए वेलिना एकदम सेफ्टी के लिए मैथ्यूज को अपने फॉरेस्ट के एरिया में लेकर आ गई थी जहाँ पर वो और उसके फादर रहा करते थे। जैसे ही वो ट्रेवल करके अपने घर की तरफ पहुंचती है तो वेलिना के फादर, जिनका नाम सॉरेल था, वो अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे। दरअसल उन्होंने एक अजीब तरीके की डिवाइस बनाई थी जिसके अंदर बैठने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर फेंका जा सकता था, यानी कि वो दूसरी जगह पर कूद कर जा सकते थे। लेकिन ये चीजें देखकर मैथ्यूज को तो लगने लगा था कि वेलिना के फादर सॉरेल थोड़े से पागल हो चुके हैं। लेकिन हर महान व्यक्ति को शुरुआत में सभी लोग पागल ही कहते थे, तभी उन लोगों ने जाकर इतिहास बनाए हैं। सॉरेल भी खुद को कुछ ऐसा ही समझता था कि वो आगे चलकर एक वैज्ञानिक तो जरूर बनेगा। वेलिना तो अब अपने फादर के पास चली आती है और उन्हें सारी बातें बताती है कि किस तरीके से मैथ्यूज के पास राजा एल्केमिन का वो यूनिक चाबी मौजूद है जिसमें कि दावा करते थे कि इसके अंदर नेचुरल पावर्स मौजूद हैं। वेलिना के कहने पर मैथ्यूज ने वो चाबी उसके फादर सॉरेल को दिखा दी होती है जिससे कि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। वेलिना के फादर तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे उस चाबी को लाइव देखकर, क्योंकि उन्होंने तो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ कहानियों में सुना है। वेलिना के फादर सॉरेल अब उस चाबी को देखकर बता रहे होते हैं कि ये चाबी राजा एल्केमिन की है, जिसकी मदद से राजा एल्केमिन की एक बहुत ही बड़े खजाने को ओपन किया जा सकता था, और अगर उसके अंदर मौजूद एक क्राउन को जिसने भी पहन लिया तो उसके पास काफी सारी शक्तियां आ जाएंगी। ये कुछ ऐसी शक्तियां थी जिसे कि कोई भी नहीं हरा सकता और एक तरीके से वो इंसान पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। मैथ्यूज भी ये बातें सुनकर एकदम चौंक गया और उसने वो चाबी सॉरेल को दे दी होती है जिससे कि वो चाबी के ऊपर लिखे गए कोड्स को डीकोड करे और ये पता लगाए कि राजा एल्केमिन का खजाना कहाँ पर है। सॉरेल के पास जितने भी आइडियाज थे उसने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया और लगातार उन सबूतों को ढूंढने लगा जिससे कि राजा के महल का खजाना मिल सके। कुछ ही घंटों के अंदर सॉरेल ने उसका पता भी लगा दिया होता है, जिसके बारे में आइडिया लगने के बाद मैथ्यूज और वेलिना उस जगह पर जाने लगे थे। लेकिन तभी उनके ठीक सामने ड्रेजल अपनी पूरी सेना लेकर आ जाता है। उसने तो तुरंत ही सारे लोगों को बंदी बना लिया और राजा एल्केमिन की चाबी भी ले ली होती है। ड्रेजल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके अलावा वो पावर्स कोई और ले, इसीलिए अब वो मैथ्यूज, वेलिना और उसके फादर सभी को बांध कर वहां से चला जाता है। मैथ्यूज किसी भी तरीके से वहां से निकल रहा था और सॉरेल द्वारा बनाए गए ऑटोमेटिक हथियारों की मदद से सभी को ओपन भी करता है। अब यहाँ पर वो सब जल्द से जल्द उसी साम्राज्य के अंदर आ गए थे जहाँ पर ड्रेजल ने वो चाबी लेकर आई थी। ड्रेजल तो उन सभी साम्राज्य वालों के लोगों से पूछ रहा होता है कि आखिर एल्केमिन का खजाना कहाँ पर है जहाँ पर वो जाकर वो सारी पावर्स हासिल कर सके। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि कोई भी उसे जवाब नहीं देता, क्योंकि सभी लोग उस खजाने को प्रोटेक्ट करते थे। मैथ्यूज और उसके सभी दोस्त ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। तभी मैथ्यूज ने एक लड़के को बुलाया और उसे कुछ पैसे देने के बहाने ये कहा कि तुम जाकर वो चाबी लेकर आ जाओ। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा होने के कारण तुरंत ही जाकर चाबी लेकर आ जाता है, यानी कि ड्रेजल को पता ही नहीं कि उसकी चाबी चोरी हो चुकी है और अब वो मैथ्यूज के पास मौजूद थी। मैथ्यूज और वेलिना सॉरेल द्वारा दिए गए मैप को फॉलो करते हुए उस खजाने के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी मूर्ति थी जिसकी पूरे साम्राज्य वाले पूजा किया करते थे। लेकिन वेलिना कहती है कि इस जगह पर सिर्फ लेडीज ही जा सकती हैं, इसीलिए अब होना क्या था, मैथ्यूज और सॉरेल लेडीज की ड्रेस पहन लेते हैं और वो वेलिना के साथ तुरंत ही उस पवित्र जगह पर चले गए थे। वेलिना तो वहाँ की प्रीस्ट से कहती है कि मेरी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसीलिए वो जाकर प्रे करना चाहती है। उन तीनों को परमिशन मिल गई थी जिससे कि वो मूर्ति के सामने चले जाते हैं। मैथ्यूज ने तो तुरंत ही अपनी ड्रेस वापस निकाल ली और उस चाबी को एक छोटे से चेंबर में डाल दिया। अनलॉक करते ही अचानक वो पूरी जगह हिलने लग जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। ये चीजें जानने के बाद ड्रेजल भी अपने सारे सैनिकों को लेकर उस जगह पर आ जाता है, क्योंकि उसे भी अंदाजा लग चुका था कि उसकी चाबी चोरी हो चुकी है। अब वो पूरा पिंजड़ा एक पिलर की मदद से ऊंचाई पर जाने लगा था। तभी अचानक सॉरेल और मैथ्यूज की नजर जाती है एक रोशनी आ रही जगह की तरफ से, जहाँ डिक्टेट किया जा रहा था कि इसी जगह पर राजा एल्केमिन का खजाना मौजूद है, जो कि पूरे फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच था। इसीलिए अब मैथ्यूज और उसके सभी दोस्त जल्द से जल्द वहां से निकल जाते हैं।
ड्रेजल भी अपने सैनिकों के साथ उस पिंजड़े को नीचे गिरा देता है, पर उसमें से वो सभी लोग गायब थे क्योंकि मैथ्यूज और उसके बाकी दोस्त तो कफका निकल चुके होते हैं। अब वो सभी निकलकर एक बार के अंदर पहुंचते हैं जहां सारे साम्राज्य वाले लोग पीने के लिए आते थे। अब यहाँ राजा एल्केमिन का महल भले ही उन लोगों ने देख लिया था, पर वहां तक जाने का रास्ता नहीं पता होता। इसीलिए वेलेना रैंडल नाम की अपने एक दोस्त से रास्ता पूछने के लिए आती है। रैंडल उन्हें बता रहा था कि यहाँ के लीडर ही रास्ता जानता है और उसके पास मैप भी है। जैसे ही वो सभी लोग लीडर के पास पहुंचते हैं तो मैथ्यूज ने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए ताकि वो मैप दे सके, लेकिन वो लीडर कहता है कि मुझे सोने के सिक्के नहीं बल्कि फाइट पसंद है, वो भी लेडीज के बीच। तो इसीलिए लीडर कहता है कि अगर वेलेना मेरी सबसे बेस्ट फाइटर से लड़ाई करेगी तो मैं तुम्हें नक्शा दे दूंगा। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वेलेना भी रिंग में उतर जाती है जिसके सामने एक अच्छी फाइटर मौजूद थी। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होने लगी जिसमें कि शुरुआत में वेलेना काफी ज्यादा मार खाती है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, पर अब उसे पता था कि मुझे लड़ना ही होगा, नहीं तो हम कभी नहीं जा पाएंगे। वेलेना फिर काफी हिम्मत दिखाती है और उस फाइटर से लड़ने लगती है। उसने तो फाइटर के एक हाथ तोड़ ही दिए थे जिससे कि ये फाइट वेलेना जीत जाती है। हालांकि अभी भी लीडर उन्हें नक्शा देने से मना कर रहा था, लेकिन वेलेना ने तो उसे भी पंच मारकर नक्शा छीन लिया और वहां से फॉरेस्ट की तरफ चले गए। अब थोड़ी दूर के बाद ही डार्क फॉरेस्ट स्टार्ट होने वाला था। रैंडल भी उनके साथ होता है जो बता रहा था कि इस पूरी जगह की सुरक्षा एक खतरनाक ड्रैगन करता है, इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा। सभी लोग जल्द से जल्द फॉरेस्ट के अंदर चले गए थे। पीछे से हमें ड्रेजल और उसकी पूरी सेना भी आती हुई दिखाई देती है जो कि चाबी लेकर उस महल तक जाना चाहता था, लेकिन ड्रेजल के सिपाही काफी डर रहे होते हैं उस ड्रैगन की वजह से। पर ड्रेजल उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हें वैसे ही मार दूंगा अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो, इसीलिए मजबूरन सभी को अंदर जाना ही पड़ता है। अब यहाँ रात का समय हो चुका था जहाँ सभी लोग बॉन फायर करके मजे ले रहे होते हैं। तभी रैंडल, मैथ्यूज और वेलिना और बाकी सभी को अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगी। वो सभी फॉरेस्ट के थोड़ा सा करीब जाकर चेक करने लगते हैं कि आखिर ये आवाजें किसकी हैं। तभी अचानक वो चारों एक ट्रैप के अंदर फंस गए और लगातार नीचे गिरने लगे, यानी कि कोई ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं और ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि छोटी हाइट वाले बहुत सारे आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया है जो कि अब उन चारों को बांधकर मारना चाहते थे। उन आदिवासियों ने तो एक चैम्बर में से काफी अजीब तरीके के स्पाइडर्स निकाल दिए जो काफी जहरीले होते हैं और अब वो सभी की बॉडी पर जाकर चिपकने लगे। लेकिन यहाँ पर मैथ्यूज, जिसकी बॉडी में स्कॉर्पियन का ब्लड होता है और उसे खुद स्कॉर्पियन किंग ने कर्स किया था, वो बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगता है। मैथ्यूज की ये आवाजें सुनकर सारे के सारे स्पाइडर्स वहाँ से नीचे उतरने लगे थे जो कि अपने चैम्बर में वापस जाकर बैठ जाते हैं। सभी आदिवासी ये चीजें देखकर काफी शॉक हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो सभी तो अब मैथ्यूज और बाकी लोगों को छोड़ देते हैं और उन्हें काफी अच्छा खाना भी खिलाते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि मैथ्यूज किसी पवित्र इंसान का बेटा है। साथ ही साथ वो सारे आदिवासी मैथ्यूज की मदद करते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए, लेकिन वो बता रहे थे कि जैसे ही तुम चट्टानी वाले इलाके में जाओगे तो तुम्हें बहुत ही बड़ा ड्रैगन मिलेगा जो तुम्हें मारना चाहेगा, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मैथ्यूज ने भी अपना सारा प्लान बना लिया था अपने साथियों के साथ और अब सुबह होते ही वो चारों पहाड़ी वाले इलाके की तरफ निकल पड़े थे। मैथ्यूज और उसके सभी साथी पहाड़ी वाले इलाकों में पहुंच गए थे जिनके ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक ड्रैगन खड़ा हुआ होता है जो कि रोबोटिक दिखाई दे रहा था। उसके सामने तो वो सभी लोग किसी चींटी की तरह दिख रहे थे। सभी के सभी काफी डर गए, लेकिन मैथ्यूज को पता था कि इस ड्रैगन को मारे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए अब मैथ्यूज सीधा सॉरेल के बनाए गए एक हथियार का यूज करता है जिससे कि वो डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए उस ड्रैगन के सर पर चले जाए और उसके सारे सिस्टम को खराब कर दे। सॉरेल की मदद से अब मैथ्यूज उस डिवाइस को बना भी लेता है, जिसके बाद सॉरेल एम लगाकर उसे फायर कर रहा था। मैथ्यूज उसके अंदर बैठ चुका होता है जिसे कि फायर कर दिया गया था ड्रैगन के ऊपर, लेकिन सॉरेल के कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई थी, इसीलिए मैथ्यूज ड्रैगन के ऊपर जाने के बजाय पत्थर से जाकर लड़ गया। मैथ्यूज को इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन एक बार फिर से उन लोगों ने मिलकर ट्राई किया। इस बार सॉरेल का कैलकुलेशन सही होने के कारण मैथ्यूज सीधा पहुंच जाता है ड्रैगन के सर के ऊपर। उसने तुरंत ही ड्रैगन की आंखों में हाथ डाला और सारे सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसके बाद वो ड्रैगन धाराशायी होकर नीचे गिर जाता है। यानी कि उन लोगों ने मिलकर आखिरकार ड्रैगन को हरा ही लिया, जिससे कि साम्राज्य के लोग तब से डरते आ रहे हैं। वो चारों अब वहां से निकलते हुए पहाड़ की चोटी पर आ चुके थे। उस जगह पर तो सच में चाबी का स्लॉट होता है जिसके अंदर मैथ्यूज ने वो चाबी इंटर कर दी थी, जिससे कि वहां एक बहुत ही बड़ा पत्थर ओपन हो जाता है और वो सभी लोग उस गुफा के अंदर चले गए थे। दरअसल यही था एल्केमिन का महल जिसके अंदर उसके सारे खजाने को छुपाया गया होता है और वो पावरफुल मुकुट भी इसके अंदर ही है।
पर अब वो चारों जब अंदर आकर देखते हैं तो वहाँ अल्केमेन के काफी सारे शील्ड मौजूद थे और कई सारे भाले भी होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी मुकुट दिखाई नहीं देता जिससे कि पावर्स मिलती थी। तभी अचानक पीछे से रैंडल ने वेलिना को पकड़ लिया था और उन्हें धमकाने लगता है कि तुम सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर लो। रैंडल ने तुरंत ही दरवाजा ओपन कर दिया, जिसके दूसरी तरफ से ड्रेजल अपने पूरी आर्मी को लेकर आ जाता है। यानी तब जाकर ये रियलाइज हुआ कि रैंडल ड्रेजल का ही आदमी है और वो जानबूझकर मैथ्यूज और बाकी लोगों को बेवकूफ बना रहा था उनके साथ होने का। ड्रेजल के सभी सिपाहियों ने उन सभी को घेर लिया होता है, जिसके बाद ड्रेजल तुरंत ही एल्केमेन की उस शील्ड को जाकर पहन ले रहा था और उसकी छड़ी को हाथ में लेते ही वो अचानक से हवा में उड़ने लगा। इस बात से ड्रेजल को लगने लगता है कि शायद एल्केमेन की सारी शक्तियां उसके अंदर आ चुकी हैं, लेकिन वेलिना के फादर सॉरेल ने उसे धक्का देते हुए कहा कि ये सारी पावर्स नहीं है, बल्कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड का कमाल था जिससे कि ये हवा में उड़ रहा है। ड्रेजल को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और उसने एक तलवार की मदद से सॉरेल को मारकर काफी घायल कर दिया था। मैथ्यूज इस बात को समझता नहीं, इसीलिए उसने भी अब एक कवच पहन लिया होता है और वो सारे सिपाहियों से लड़ाई करने लगा। उन सिपाहियों की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए मैथ्यूज भी कमजोर पड़ता जा रहा था। वहीं अब ड्रेजल अपने साथियों के साथ अल्केमेन की उस मुकुट को ढूंढने लगा जो कि उसे कहीं मिल नहीं रही होती। तभी अचानक एक छोटा सा चेंबर ओपन होता है जिसके अंदर काफी खजाना मौजूद था। रैंडॉल तो सबसे पहले वहां चले जाता है क्योंकि वो लालची भी होता है और वो कह रहा था कि ये पूरा खजाना मेरा है, पर अचानक वो चेंबर पूरी तरीके से बंद हो गया जिसके अंदर रैंडॉल फंसकर मारा जाता है। यानी कि ये एक ट्रैप था लालची लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। ड्रेजल अपने साथियों के साथ निकल पड़ा था उस मुकुट को ढूंढने के लिए। वहीं अब सॉरेल मैथ्यूज को बता रहा होता है वो सारे मैप्स देखकर कि तुम्हें एल्केमेन का मुकुट तभी मिलेगा जब तुम एल्केमेन से होकर गुजरोगे। अब मैथ्यूज को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तभी मैथ्यूज को ठीक ऊपर एल्केमेन की एक फोटो दिखती है। वो तुरंत ही उसके ऊपर जंप कर देता है और ग्लास तोड़ते हुए दूसरी तरफ चला आता है। वो एक बहुत ही बड़ी सुरंग थी जिसके अंदर बहुत ही डिफिकल्ट मेज होता है। मैथ्यूज किसी भी तरीके से नक्शे की मदद से वहां से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर गोल्डन और सिल्वर ब्रिक्स होते हैं जो जमीन पर लगे हुए थे। अब मैथ्यूज को तो पता चल चुका था कि जरूर यहाँ पर कुछ ट्रैप बिछाया गया है, यानी कि वो गलत पत्थर के ऊपर पैर रखेगा तो वहाँ पर ट्रैप आ जाएंगे और उसे मार देंगे। यही टेस्ट करने के लिए मैथ्यूज ने जब वहाँ पर एक गलत कदम रखा तो काफी सारे नुकीले भाले वहाँ पर आ जाते हैं। मैथ्यूज इस बात को समझ जाता है और पैटर्न बनाने लगता है। उसने तो एक समय पर गोल्डन और सिल्वर दोनों ही ब्रिक के ऊपर अपना पैर रख दिया था। देखते ही देखते वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है और इसी तरीके से उसने ये टास्क भी कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। मैथ्यूज ने तो अपने ठीक सामने अब वही एल्केमेन का मुकुट देखा जो कि हवा में अपने आप ही उड़ रहा था। मैथ्यूज तो अब तुरंत ही मुकुट को लेकर पहनने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रेजल भी अपने सारे सैनिकों के साथ उस जगह पर आ चुका था जो कि उसी पहेली को पार कर रहा होता है, लेकिन ड्रेजल के पास दिमाग नहीं था, इसीलिए उसने अपने एक साथी को आगे भेज दिया जिससे कि वो सारे हमले उसे लग जाते हैं और वो मारा जाता है। यानी कि ड्रेजल अपने सैनिकों की कुर्बानी देकर खुद आगे बढ़ रहा था। यहाँ चैम्बर के अंदर जैसे ही मैथ्यूज ने उस हेलमेट को अपने हाथ में लिया तो वहाँ चारों तरफ एकदम से आग लगने लग जाती है। मैथ्यूज को कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए उसने अल्केमेन की मुकुट को अपने सर पर पहन लिया। ऐसा करते ही अचानक मैथ्यूज की पूरी बॉडी में एक एनर्जी फैलने लग जाती है और जो आग लगी हुई थी उससे उसकी बॉडी जलती भी नहीं। किसी भी आग का मैथ्यूज के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगले ही मोमेंट में अचानक पीछे से ड्रेजल आ जाता है और उसने मैथ्यूज के ऊपर हमला कर दिया। मैथ्यूज के सर पर लगा हुआ मुकुट नीचे गिर जाता है। ड्रेजल ने तुरंत ही उस मुकुट को उठा लिया और अपने सर पर लगा दिया, जिससे कि अब अल्केमेन की पावर उसे मिल जाती है। मैथ्यूज जैसे ही तलवार की मदद से ड्रेजल को मारने जाता तो एक शील्ड बन जाती है ड्रेजल के चारों तरफ, जिससे कि तलवार का उससे कोई असर नहीं होता। और अब वो खड़े होकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में मैथ्यूज के ऊपर हमला करने ही जा रहा था। तभी अचानक ड्रेजल की पूरी बॉडी एक बर्फ के टुकड़े में कन्वर्ट होने लगती है। वो तो अब बिल्कुल भी मूवमेंट कर ही नहीं पा रहा था। तब जाकर मैथ्यूज कहता है कि ये मुकुट वही पहन सकता है जिसका दिल साफ हो, और अगर जिसके भी दिल में दूसरों के प्रति जरा भी नफरत होगी तो ये मुकुट पहनने वाला इसी तरीके से बर्फ बन जाता था। पूरी तरीके से बर्फ में कन्वर्ट होने के बाद मैथ्यूज मुकुट को निकालकर खुद पहन लेता है और ड्रेजल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैथ्यूज अब तुरंत वेलिना और सॉरेल के पास आ चुका था, पर सॉरेल की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसे तलवार मार दी गई थी। वो मरने ही वाला था। तभी अचानक मैथ्यूज ने वो पावरफुल मुकुट सॉरेल के सर पर लगा दिया, जिसकी पावर मिलने के बाद सॉरेल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके सारे घाव एकदम से भर चुके थे। वेलिना भी ये चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तीनों उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं।
मैथ्यूज ने तो अल्कामेन का मुकुट और वो चाबी उसके अंदर ही छोड़ दी थी, जिससे कि कोई भी इसका गलत यूज ना कर सके, और हमेशा हमेशा के लिए उस जगह को बंद कर दिया। यानी कि मैथ्यूज के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाए, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो सभी लोग तो अब अपने साम्राज्य में वापस आ जाते हैं। लास्ट टाइम अल्कामेन की मुकुट सोरेल ने पहना था, इसीलिए उसे सभी लोग पवित्र मानते हैं और अपने साम्राज्य का नया राजा बना देते हैं। लेकिन सोरेल को पता था कि वो असली राजा बनने के लायक नहीं है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को ही नई राजकुमारी बना दी। वेलेना इस बात से बहुत खुश हो जाती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो अपने साम्राज्य को काफी आगे लेकर जाएगी। सभी इस बात से और ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।